एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पेपर पैटर्न बताया था और कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें, और टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह से उसको लेके चलना है और पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा और आपने अपने 2 आवर के पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ये कुछ चीज़ें मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अच्छा, आज मैं अपने लेक्चर में बेटा डिस्कस करने लगी हूँ कि आपने उस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेथड क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेथड क्या होगा प्रॉपर, एंड न्यूमेरिकल को किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, उसकी किस तरह से हेडिंग देनी है। इन चीज़ों को यानी यूँ समझ लीजिए कि पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करूँगी और साथ में डिस्कस करूँगी कि आप फिज़िक्स को बेटर तरीके से किस तरह से लर्न कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करती हूँ जस्ट 10 to 15 मिनट्स में कि हाउ टू लर्न फिज़िक्स। आप एक बेहतर तरीके से मेमोराइज़ किस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को, इस चीज़ को मैं डिस्कस करती हूँ बेटा। हाउ टू लर्न फिज़िक्स। अच्छा, हर सब्जेक्ट को लर्न करने का बेटा कोई ना कोई मेथड होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को लर्न करने का कोई ना कोई स्पेसिफिक मेथड होता है और हर बच्चा अपने मेथड से भी लर्न करता है कुछ चीज़ें। लेकिन सम टाइम आप लोग देखते हो बेटा कि एक क्लास में अगर 50+ बच्चे बैठे हुए हैं और 50+ बच्चे में कोई 5% बच्चा ऐसा है जो कि इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स अटेन कर रहा होता है, कोई 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि 95% मार्क्स अटेन कर रहे होते हैं, कोई 30% बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो 85 to 90% मार्क्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं, और बहुत कम रेशियो ऐसी होती है बेटा जो कि बिल्कुल पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, अटेंशन नहीं देते और वो थोड़ा जो है अपने माइंड को दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा लेते हैं। तो वो बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो गेन नहीं कर पाते और दूसरी बात कि वो अच्छा रिज़ल्ट भी शो नहीं कर पाते क्योंकि वो बुक्स से अनटच रहते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखिए बेटा कि हम जब फिज़िक्स पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को, अगर आप एक लेक्चर में बैठे हो और आप फिज़िक्स किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो पहली बात तो ये होती है बेटा कि आप लोगों को फुल अटेंशन के साथ टीचर की बात सुननी है। दिस इज़ दी फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और उस दिन आपने टीचर की बात जो सुन ली हुई है क्लास में, उसी दिन घर जाके आपने उस टॉपिक को एक दफ़ा रीड आउट करना होता है। आप उसको बुक से रीड आउट कीजिए और फिर उसको कंपेयर कीजिए कि मुझे क्लास में टीचर ने कौन से की पॉइंट्स बोर्ड पे बताए थे और किस तरह से मैंने इस टॉपिक को लेके चलना है। और उसके बाद फिर बेटा जब आपको ये बात समझ आ जाती है कि मेरा ये टॉपिक है, इसमें ये वाले की पॉइंट्स हैं जिसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है और ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिसको मैं मेमोराइज़ ना भी करूँ तो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आप जो है छोड़ नहीं सकते हो। वो आपके की पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने उस टॉपिक में लर्न करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पहले सीखनी है। जस्ट आप एक दफ़ा उस टॉपिक की रीडिंग करोगे तो आपको वो पॉइंट समझ आ जाते हैं। फिर आपको बुक पे सम टाइम पैराग्राफ की फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आपको खुद से समझ आ जाती है कि इसमें इस पैराग्राफ में ये है डेफिनेशन, ये है फैक्टर्स, ये चीज़ उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे उसकी यूनिट लिखी हुई है। आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाएं। जब आपने हाईलाइट कर लिया फिर आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद आप बुक बंद कर दीजिए और बुक बंद करने के बाद अपनी रफ़ रजिस्टर के ऊपर आपने टॉपिक का नेम लिखना है,
उसके बाद आपने उन पैराग्राफ की फॉर्म में आप जब रीड आउट करेंगे ना, तो बेटा आप लोगों को जो चीज़ें हाईलाइटेड कर ली हुई हैं आपने, आप उसको उस रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा लिख लीजिए। आपने उसकी डेफिनेशन हाईलाइट की है, आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर आपको एक दफ़ा पढ़ने से लर्न नहीं होती, आप 2 दफ़ा पढ़ लीजिए, 3 दफ़ा पढ़ लीजिए। मेरा ख्याल है कि 2 से 3 बार पढ़ने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक बुक लेके बैठते हो और आप 2 आवर्स के लिए एक ही पेज लेके बैठे रहते हो और आप सिर्फ ये चीज़ किसी और को शो कराना चाह रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, हालांकि आप वो पढ़ नहीं रहे होते। आपने अगर एक ही पेज खोला हुआ है और 2 घंटों से आप उसी पेज पे बैठे हुए, इसका मतलब वो आप वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हो। आपका माइंड जो है वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया हुआ है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई गेम चल रही है, कुछ और आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहीं और चली गई हुई हैं। आप उस टाइम उस बुक को नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन लेवल कहलाता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम उस पेज के ऊपर नहीं है, बल्कि कहीं और है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप कंसंट्रेटेड नहीं हो उस पेज की तरफ, आप अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेटेड नहीं हो, बल्कि आपका माइंड जो है उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड में से सारे ख्यालात, सारे थॉट्स, सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके आपने फुल कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन देनी है अपने उसी टॉपिक को। वो आपको खुद से करना पड़ेगा, किसी और ने आपको आके नहीं कहना कि आप अपने माइंड से सारे थॉट्स को निकाल के आप इस बुक को पढ़ें। आपने खुद से एफर्ट करनी है, खुद से एफर्ट करोगे तो आप लोग जो है वो अच्छा रिजल्ट शो कर सकते हो। अब वो आप एफर्ट करोगे, आप देखोगे वो जो आप पेज 2 घंटों में लेके बैठे हुए थे, आपने अगर फुल अटेंशन दी है, फुल कंसंट्रेशन से उसको पढ़ा है, तो आप एक पेज को 15 मिनट में लर्न भी कर लोगे और उसके सारे की पॉइंट्स भी लिख लोगे और आप उसको कॉपी पे लिख के भी देख लोगे, ठीक है। ये है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि अगर एक आम नॉर्मल पर्सन जो होता है ना बेटा, उसकी सोचने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 से 3 हर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। ये आम नॉर्मल पर्सन की होती है, जिसमें आप डेली लाइफ पे बहुत सारे काम भी करते हो, आप पढ़ते भी हो, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें सोचने का जो स्टाइल होता है ना वो 2 से 3 हर्ट्ज़ तक होता है। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन से किसी एक ख़ास चीज़ पे फोकस करते हो ना, उस ख़ास चीज़ के बारे में सोचते हो और समझते हो, तो फिर आपकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, या यूँ समझ लीजिए कि आपके सोचने की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो उस जोन से निकल के हायर जोन में चली जाती है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि हमें नमाज में कंसंट्रेशन चाहिए। अब नमाज में जब कंसंट्रेशन होती है तो आपके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो कबूलियत का दर्जा रखती हैं, ठीक है। इसीलिए कि आपकी जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपके सोचने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आप कोई बुक पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो बेटा जब आपके सोचने की फ्रीक्वेंसी हायर होगी, वो कब हायर होनी है, जब आपकी दिल, दिमाग, कान, आंखें, सारे सेंसेस उसी टॉपिक की तरफ लगेंगे, तो फिर आपकी सोचने समझने की सलाहियत 2 और 3 हर्ट्ज़ से लेके वो 9, 10, 11 हर्ट्ज़ तक जा सकती है। जब वो फ्रीक्वेंसी 2 और 3 हर्ट्ज़ से लेके वो एकदम से शिफ्ट हो गई है 10, 11, 12 हर्ट्ज़ तक, तो फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और वो चीज़ें जो आप 3-3 घंटों में वो पेजेस लेके बैठे हुए थे, अब आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, ठीक है। ये है, आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। क्लियर हुई बात। तो हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जो आप लोगों को चाहिए होगा वो है फुल कंसंट्रेशन। टुवर्ड्स स्टडीज़। ये नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठे हो और आप टीवी के सामने बैठे हो। जब आप टीवी के सामने बैठे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बुक की तरफ हो। आप तो फोकस हो गए टीवी की तरफ कि वहाँ कौन सा प्रोग्राम चल रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान चला जाता है। जब आपने पढ़ने के लिए बैठना बेटा तो सेपरेट रूम में बैठिए, आप फुल जो है अपना माहौल बनाइए कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो। आपके इर्द गिर्द आपका रजिस्टर होना चाहिए, पेन पेंसिल आपके करीब होनी चाहिए, और सेकेंडली टेक्स्ट बुक एंड नोट्स आपके सामने होने चाहिए। आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आपकी बुक पे भी खुला होना चाहिए, आपके नोट्स पे भी खुला होना चाहिए, और सारे रफ पेज पे आपने उन की पॉइंट्स को क्या करते जाना है, लिखते जाना है,
ठीक है, फुल कंसंट्रेशन। उसके बाद आपने इस टॉपिक को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद क्या करना है, की पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना ऑन पेजेस। तो हम कह सकते हैं कि राइट की पॉइंट्स ऑन योर कॉपी या रजिस्टर। क्लियर है, ये आपने लिख लिए। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, फिर से एक दफ़ा रीड आउट कीजिए और फिर बुक बंद कर दीजिए। बुक बंद करके आप पूरा टॉपिक आपने बेशक एज ए शॉर्ट लर्न किया है या एज ए लॉन्ग लर्न किया, आप उसको एक दफ़ा लिख के देख लीजिए। जब आपने लिख के देख लिया तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो ये था बेटा एक मेथड कि आप इसको इस तरह से लेके चलोगे तो चीज़ें जल्दी लर्न होंगी और बहुत अच्छी से लर्न होती हैं। लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता, आपकी यूँ समझ लीजिए कि आपके ख़यालात मल्टी डायमेंशन में या मल्टी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो जाता है, आपकी सोचने समझने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो होगी। तो इन दैट केस आपका फोकस टुवर्ड्स स्टडीज़ नहीं होगा। जब फोकस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ज़ुबान से की चीज़ बोल देना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही, ये बात कहना बहुत आसान है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है ना बेटा, उसमें ये इसी तरह से चीज़ें गेन की जाती हैं। आपको जितना मर्ज़ी अच्छा टीचर, जितना मर्ज़ी आप लोगों को पढ़ाता जाए, जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज़ नहीं होगा, आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपका अगर टीचर आप लोगों को 3-4 टॉपिक पढ़ा देता है तो आपने बुक तक नहीं खोली हुई, नोट्स तक नहीं खोले हुए हैं, तो आपका वो सारे का सारा जो है जमा होता जाएगा। और फिर एकदम से जिस दिन टेस्ट होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं किस तरह से स्टडीज़ को लेके चलूँ। फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेस होने शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो डेली का काम है वो डेली आपने रीड आउट करना है, इसके की पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं बेटा फिज़िक्स में जिसमें हम फार्मूलास बोलते हैं, फार्मूला, यूनिट, या इक्वेशंस, या हम यूँ कह दें कि उनके रिजल्ट्स जो हैं इनको हमेशा लिख के देखें। इनको क्या करें, लिख के देखिए। आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या किसी टॉपिक के साथ कोई इक्वेशन है फाइनल रिजल्ट में, आप उन सारी चीज़ों को क्या कीजिए, लिख के देखिए। जब आप लिख के देख लोगे तो बेटा वो चीज़ें क्या रहेंगी, हमेशा लर्न रहेंगी। और सेकेंडली क्या है कि जब आप करने बैठते हो न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को करने से पहले चैप्टर के फार्मूलाज को लर्न करना है। तो टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स always learn formulas with physical meaning। फॉर्मूला जब आप लर्न करोगे विद फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा F = ma। विद फिजिकल मीनिंग फॉर्मूला लर्न करने का मतलब क्या होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे F किस चीज़ को शो कर रहा है, फोर्स को, M किस चीज़ को शो कर रहा है, मास को, A किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये विद फिजिकल मीनिंग आपने फार्मूला लर्न किया। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कोई इक्वेशन है तो उसके भी आपको फिजिकल मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं और इसमें हमने जो है फाइंड क्या कर सकते हैं और इन सब के यूनिट्स क्या होंगे। अब ये चीज़ें आपके पास हैं फिजिकल मीनिंग, अब इनके यूनिट भी पता होने चाहिए। फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है, यूनिट भी आपको साथ, जैसे आप फार्मूला लिखते हो इनके फिजिकल मीनिंग और इनके यूनिट भी आपको क्या होने चाहिए, फिंगर टिप पे लर्न होने चाहिए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड²। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपने चैप्टर के फार्मूलाज लर्न करने होते हैं। चैप्टर के फार्मूलाज लर्न हो गए तो आपने उसको लिख के देखना है विद फिजिकल मीनिंग एंड यूनिट। ये है आपकी वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले की प्रैक्टिस। फिर आप जब न्यूमेरिकल्स पे आओगे ना बेटा, तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद गिवन डाटा लिखिए और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको सेपरेट करके लिखिए। और फिर फ़ौरन से सोचिए कि मैंने इस चैप्टर में जितने फार्मूलाज लर्न किए हैं
इसमें से कौन से फार्मूला की इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच हो सकती है, इस चीज़ को आपने खुद से देखना होगा, खुद से आपने जज करना है कि मैंने फाइंड क्या करना है, और जब मैंने फार्मूलाज लर्न कर लिए इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट फार्मूला है जो मैं यूज़ करते हुए इस क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है लर्न करते हुए। और फिर से बेटा मैं कह रही हूँ कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के साथ कोई ना कोई डायग्राम है, तो आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करने से पहला स्टेप ये होना चाहिए, यू हैव टू लर्न द डायग्राम। आपने डायग्राम लर्न करनी है, लर्न करके उसको बना के देखना है। आपने जब उसको बना लिया बेटा तो फिर आपने टॉपिक को रीड आउट करना है, और उसकी रीडिंग करते हुए आपने वो सारी थ्योरेटिकल रीजनिंग को डायग्राम के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कभी भी वो टॉपिक नहीं भूलेगा। जब आप उसी लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा पेपर में अटैम्प्ट करते हो ना, तो फिर आपने सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट है या लॉग स्टेटमेंट है या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन है वो आप लिखिए। लिखने के बाद फिर डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी स्टार्ट कीजिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपने स्टेटमेंट लिखी। स्टेटमेंट लिखने के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन पे आते हो ना, तो बेटा आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी होती है। डायग्राम बना लोगे तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है। जब आपने डायग्राम बना ली तो आप उस डायग्राम को देख के सारी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। इसमें कोई भी चीज़ जो है ये नहीं है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि लर्न करनी पड़ेगी। आप सिर्फ जो है एक दफ़ा रीड आउट करोगे, डायग्राम बना के देख लोगे तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। कंसीडर टू स्फीयर्स हैविंग masses m1 and m2 that are moving with uniform velocities u1 and u2 in such a way that the u1 is greater than u2। तो ये चीज़ें आप डायग्राम को देखोगे और साथ साथ लिख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। लर्निंग कैसे करनी है, हर सब्जेक्ट को लर्न करने का स्पेसिफिक मेथड होता है। तो फिजिक्स में मैंने आपको बोला कि चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने इसको लिख के देखना है। और अगर किसी बच्चे को इस मेथड से भी चीज़ें लर्न नहीं हो रही तो फिर बेटा उसका एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है कि आपने जो की पॉइंट डेली बेसिस पे लर्न किए हैं उसको आप किसी पेज के ऊपर लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उस जगह चिप कर दीजिए जहां आप डेली बेसिस पे जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मिरर देखने की आदत है, ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, मिरर बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो फिर आप क्या करो कि आपने जो टॉपिक लर्न किया है उसके की पॉइंट जो है बोर्ड मार्कर से एक पेज के ऊपर लिख लीजिए और मिरर के पास जाके आप जहाँ देखते हो तो वहाँ आप चिप कर लीजिए। ठीक है, आप जब भी मिरर के पास जाओगे तो आपको याद आएगा कि ये वाले फार्मूलाज हैं, ये की पॉइंट्स हैं, ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जो कि मैंने लर्न किए थे और ये मैंने यहाँ लिख लिए हैं। आपकी नज़र बार बार उसके ऊपर पड़ेगी तो वो चीज़ें आपको क्या हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेमोराइज रहेंगी। ठीक है, दूसरी बात ये होती है बेटा कि हमारा ह्यूमन माइंड से कुछ चीज़ें कुछ ड्यूरेशन के बाद आउट हो जाती हैं, यानी वो रेज होना शुरू हो जाती हैं। हमने उसको रेज होने से बचाना है क्योंकि हमने 1 साल के बाद एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर होना होता है, तो इस वजह से आपको वो चीज़ें बार बार जो है वो रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। आपने वीकली जो चीज़ पढ़ ली है यू हैव टू रिवाइज़ एट द एंड ऑफ द वीकेंड। उसके बाद आपने मंथ में जो चीज़ें पढ़ ली हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1.5 चैप्टर पढ़ लिया है तो आफ्टर 1 मंथ यू मस्ट रिवाइज 1.5 चैप्टर। आपने ऑलरेडी लर्न की होती हैं चीज़ें, जस्ट आपने उसको एक दफ़ा से रिवाइज़ करना होता है। अगर आप वो रिवाइज़ नहीं करोगे तो बेटा वो आपके माइंड से रेज होना शुरू हो जाएंगी और जब वो रेज हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ये शायद टॉपिक मैं पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। क्लियर है? तो मेथड क्या हुआ कि जो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे पढ़ा दी हैं आपने वो डेली ही करनी है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, तो फिर ही आप जो है बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इस तरह से आपने पढ़ना है बेटा। और फिज़िक्स में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ासकर उन क्वेश्चंस के साथ जिसकी कंप्लीट डेरिवेशन बेस ही डायग्राम्स के ऊपर कर रही होती है। तो इसमें डायग्राम नहीं बनाओगे बेटा, कुछ एग्जामिनर तो ऐसे होते हैं अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई तो वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं, वो चेक नहीं करते, सिर्फ डेफिनेशन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसलिए जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस में एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ नहीं की और आपने पूरी इसकी डेरिवेशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन लिख दी है, रिजल्ट्स भी लिख दिए हैं A to Z, लेकिन अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं की तो आपको इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में 0 मार्क्स मिलेगा।
क्यों? क्योंकि आपने जो डायग्राम ड्रॉ करके उसको विजुअलाइज कराना था, उसमें ओ पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट कौन सा, वो तो आपने एग्जामिनर को विजुअलाइज ही नहीं कराया, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो डेरिवेशन की है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिमिलरली आपने 4th चैप्टर पढ़ा, 4th चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस का जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसके साथ डायग्राम मस्ट है। आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको डेरिवेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए बेटा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी कंप्लीट डेरिवेशन बेस ही डायग्राम्स के ऊपर कर रही होती है। जब वो डायग्राम्स के ऊपर बेस करती हैं तो फिर आपने डायग्राम बनानी है, और कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो पूरा पहले लिखते हैं और फिर एंड पे, पेज के एंड पे डायग्राम बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत मेथड है बेटा, आपने ऐसे नहीं करना। आप जहाँ एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हो वहीं पे आपने डायग्राम सामने ड्रॉ करनी है। चलिए अब मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे आती हूँ ना, तो फिर आप लोगों को बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करोगे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा मैं मेमोराइज करा दूँ बेटा। 12 MCQ होंगे टोटल। आपके 3 क्वेश्चन हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में 8 पार्ट होंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 पार्ट आप लोगों को दिए जाएंगे, और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो आपको अच्छी तरह से आती हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो भी इसी तरह, उसमें से 8 पार्ट आएंगे, आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। फिर बेटा टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट होगा। ए पार्ट थ्योरेटिकल होता है और बी पार्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल के 4 मार्क्स हैं एंड न्यूमेरिकल्स के 5 मार्क्स होते हैं। तो इसलिए आपने न्यूमेरिकल को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलना है, एग्जामिनर के हाथ से फुल मार्क्स किस तरह से लेने हैं। बेटा ये एक आर्ट है, एक टेक्निक है, आप उस टेक्निक को समझ लोगे तो फिर आप लोग काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये वह सब्जेक्ट ऐसा है, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 100% मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। अब हम आते हैं बेटा पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ कि किस तरह से हमने पेपर प्रेजेंट करना है। तो अब आपने फिज़िक्स में बेटा जब भी लर्निंग करनी है तो मैंने आपको कहा कि जब आप लर्न करने बैठो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने बैठना है, अपना पूरा मूड बनाना है कि आप स्टडी करने के लिए बैठे हो। आपकी बुक्स एंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए, कॉपी एंड पेंसिल आपके पास होगी, जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसके की पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी। इन चीज़ों को फॉलो अप करोगे तो मेरा ख्याल आपको कभी भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। अब हम आते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे, इसको ज़रा फोकस करते हैं। चलिए ये वाइट बोर्ड समझ लीजिए बेटा, आपके पास आंसर शीट है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड आपकी आंसर शीट है, और आंसर शीट में आपका स्टार्टिंग में आपने नेम लिखा है या आपका रोल नंबर है, या आपसे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड पूछी हुई हैं वो आपने ऊपर लिख लेनी है। फिर आप लोगों की जो आंसर शीट है ना बेटा, उसमें आपने फर्स्ट जो है अपनी आंसर शीट की एक साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए कि मेरे पास यही एक मार्जिन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी हुई है, और पेज की इतनी स्पेस आप छोड़ दीजिए, तकरीबन 1.5 इंच जो है वो आप छोड़ के आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिए। पेज के दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन मत ड्रॉ कीजिए, सिर्फ एक साइड पे ड्रॉ कीजिए, वो आप लोगों को आपकी प्रेजेंटेशन जो है उससे काफ़ी बेटर होगी। फिर आप ये मेन हेडिंग जो है बेटा, आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सेंटर में शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये बेटा कि आपका जो राइटिंग स्टाइल बन गया है वो अब चेंज नहीं हो सकता। आप बेशक ज्वाइनिंग राइटिंग के साथ लिखते हो या आप सेपरेट वर्ड्स के साथ आपकी राइटिंग है, जो स्टाइल आप लोगों का बचपन से बन गया हुआ है वो अब आगे चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपका अब थोड़ा सा हमने देखना है कि आपने लिखना कैसे है, किस साइड पे डायग्राम ड्रॉ होगी, किस साइड पे हेडिंग आएगी, ये चीज़ें आपने सीखनी। इस पैटर्न से लिखोगे तो आपका पेपर इंतहाई खूबसूरत लगेगा। अच्छा, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे आपने अंडरलाइन कर लीजिए कि अब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हो। बच्चों के पास 2 मार्कर्स होते हैं, एक जो है आप उसे डबल लाइन लगा लो। उसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो आप सेंटर में हेडिंग भी दे सकते हो,
आप साइड पे हेडिंग भी दे सकते हो। चलें, आपकी मर्जी है कि आपने सेंटर में हेडिंग देनी है या साइड पे देनी है। अगर आप साइड पे दे रहे हो तो आप लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपको 4th पार्ट सही तरीके से आता है तो आपने 4th नंबर लिखोगे। ये नहीं है कि आप ये लिखोगे, आप पहला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पहला लिख दो, नो। जो आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर होगा ना बेटा, आपने वो नंबर लिखना है, अपना नंबर बना के नहीं लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट में क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेरे पास जो नंबर है ना बेटा, उसमें वो कहता है कि आप डिफाइन कीजिए फिजिक्स। ठीक है, क्या लिखता है? डिफाइन फिजिक्स। तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप बेटा फिजिक्स की हेडिंग देंगे। फिजिक्स की हेडिंग आप बेशक सेंटर में दे दीजिए या आप साइड पे दे दीजिए। अगर आप इस चीज़ को बेटा सेंटर में लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट अटेम्प्ट किया है तो ये आपने सेंटर में लिख दिया। तो फिर आप इस साइड पे हेडिंग दोगे, ठीक है। फिर आप जो है लेफ्ट साइड पे मेन हेडिंग दोगे और मेन हेडिंग क्या होगी? फिजिक्स। और फिजिक्स जहां आपने लिख लिया ना बेटा, उससे आगे निचली लाइन से आपने लिखना स्टार्ट करना है। निचली लाइन से आप लिखोगे, यानी ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है। इससे नीचे ये लाइन है ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो ये लाइन भी आपने यहाँ तक छोड़ देनी है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जहाँ आपने हेडिंग दी आप यहीं से लिखना शुरू कर देते हो, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे ये हेडिंग देके यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, देखिएगा इस तरह से लिख के देखोगे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने यहाँ से यहाँ तक स्पेस छोड़ देनी, यहाँ से लिखोगे इसकी डेफिनेशन। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट matter and energy and their interaction the laws and principles of physics फिर आप यहाँ दूसरी लाइन बेशक यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके नीचे मत लिखिए, इधर से, क्योंकि ये लाइन तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है मेरे पास। आपके पास पेज छोटा होता है तो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स that help us to understand nature। जब आपने ये डेफिनेशन लिख ली, कॉमर्स जो है इन्वर्टेड बंद कर दीजिए। और इसके नीचे, इस शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे आपने एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। क्लियर है? आपकी इस शॉर्ट क्वेश्चन की एंडिंग लाइन क्या होनी चाहिए? ड्रॉ होनी चाहिए। हर शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ आपने एंड कर लिया वहाँ आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है पेज के सेंटर में। अगर कुछ बच्चे ये एंडिंग लाइन नहीं ड्रॉ करते तो फिर होता ये है बेटा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने ये क्वेश्चन लिखा, आपने फिर फट से अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हो और फिर एग्ज़ामिनर ने यहाँ मार्क्स आपको 2 अवॉर्ड कर दिए और आपका नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन एग्ज़ामिनर को नहीं पता चलता, तो आपके इन दोनों क्वेश्चन के सिर्फ 2 मार्क्स समटाइम मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप एंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे ना, फिर पता चलेगा एग्ज़ामिनर को कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था, अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका अगर आपको सेकंड पार्ट अच्छी तरह आता है तो आप सेकंड पार्ट लिखेंगे और फिर आपकी उसकी जो मेन हेडिंग होगी वो आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल स्पीड या वेलोसिटी है तो आप उसकी हेडिंग दे दीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपकी सेकंड हेडिंग आ जाएगी। इन सबको अंडरलाइन आपने कर देना है, अपने स्केल की मदद से डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपने जब लिख लिया तो इसकी एंडिंग लाइन में क्या होनी चाहिए, ड्रॉ होनी चाहिए। अब एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये अलग क्वेश्चन है और ये क्या है, अलग क्वेश्चन है। ये चेक करेगा 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये चेक करेगा 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये एंडिंग लाइन नहीं ड्रॉ की, ये नंबरिंग भी नहीं लिखी, आपने सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो फिर एग्जामिनर को फील होता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो इन दोनों को देख के सिर्फ आपको 2 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड कर रहे होते हैं। चूँकि आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं बेटा, तो इसलिए आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर लिखना है। अगर आप हर दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख रहे हो ना, एक ही दफ़ा आपने अगर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 4th पार्ट है, तो फिर आप सेकेंडली भी लिख सकते हो, इसका सिर्फ 2nd पार्ट अगर आप कर रहे हो या 3rd पार्ट कर रहे हो, जो आपको आता है वो आप लिखते जाओ। लेकिन अगर आप साथ साथ लिखते जाओगे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, ये ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको फ़ौरन से पता चलेगा, वो क्वेश्चन पेपर से देखेगा कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट अटैम्प्ट किया है, तो वहाँ वो देख लेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है और उस पर आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। लेकिन जहाँ आप बेटा अपनी नंबरिंग देते हो ना, अपनी नंबरिंग देते हो, और कुछ बच्चों की हैबिट होती है, वो पता क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं आंसर नंबर, मेन हेडिंग नहीं देते, वो लिखते हैं आंसर नंबर। ठीक है, इस दफ़ा बोर्ड में जो चेकिंग हुई है उसमें इन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए जिन बच्चों ने ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उन्होंने लिखा जी आंसर नंबर 2, बच्चों ने लिख दिया है कि हम लिख रहे हैं आंसर नंबर 2, आंसर, कुछ बच्चे यूँ हेडिंग देते हैं आंसर 2। अब ये नहीं समझ आ रही कि कौन से क्वेश्चन का आंसर 2 कर रहे हैं, और कोई मेन हेडिंग नहीं देते और जस्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर उन्होंने दिया होता है ना, वो अपनी मर्जी का दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये मैंने पहला टाइम कर लिया, या मैं दूसरा कर रहा हूँ, ये मैं तीसरा कर रहा हूँ, ये मैं 4th वन कर रहा हूँ, तो वो अपनी हिसाब से अपनी सीक्वेंस में नंबरिंग दे रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग नहीं लिखते। तो फिर पता बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने अपने हिसाब से नंबर 2 दिया हुआ है, जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पेपर पे वो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहाँ कोई और क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है, वहाँ तो लिखा हुआ था राइट दी रूल टू राउंड ऑफ डाटा, लेकिन आपने तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो फिर ये जो है क्लैश आने की वजह से एग्जामिनर आप लोगों के ये मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है ना बेटा, आपने वो नंबरिंग लिखनी होती है, अपनी नंबरिंग, अपनी सीक्वेंस नहीं देनी। क्लियर होगी बात। और दूसरी बात ये कि आप उस क्वेश्चन की मेन हेडिंग दे देंगे तो ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैं अगर अटैम्प्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, तो मैं लिखूँगी क्वेश्चन नंबर 2, उसका कौन सा पार्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ जी, 7th पार्ट, तो मैं उसका नंबर लिख दूंगी। अब उसकी मेन हेडिंग क्या है, आपने वो मेन हेडिंग लिख देनी है। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर किसी ने पूछा है तो आप मेन हेडिंग दे दोगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये आपने हेडिंग दे दी, अंडरलाइन कीजिए आप अपने स्केल की मदद से इसको। 2 मार्कर, एक मोटा होता है एक पतले वाला, दोनों से आप एक मोटी लाइन और एक पतली लगा लीजिए, और उसके बाद आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट and first doubtful digit in any expression is called significant figure. It reflects the precision of
प्रेसिशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी अगर तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी है तो इतनी काफ़ी होगी। अगर इसके साथ कोई फैक्टर्स पूछे हैं तो फिर आप वो फैक्टर्स की हेडिंग दोगे और फिर आपने इसकी एंडिंग लाइन की, आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया, उसकी एंडिंग लाइन आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जगह स्पेस छोड़ रहे हो तो फिर एंड पे आप टाइम बचा के इन सारे क्वेश्चंस की एंडिंग लाइन क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। तो आपके इस तरह क्वेश्चन जो है वो चेक होते जाएंगे और साथ साथ आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर होगी? इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब मैं आती हूँ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ए एंड बी पार्ट होते हैं। तो उसमें जो भी आपको अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा, आप वो अटैम्प्ट कीजिए। और उसमें भी आपने बेटा जहाँ डायग्राम मस्ट है, ज़रूरी है, वो ज़रूर बनानी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ये आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 15 टोटल करने होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से होंगे। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी तो मेन हेडिंग दे दीजिए बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस। राइटिंग स्टाइल नहीं चेंज होगा आपका, वो अब जो है वही रहेगा, जस्ट थोड़ा सा आपने उसकी सीक्वेंस में ले आनी है चीज़ें, और हेडिंग कैसे देनी है, अंडरलाइन कैसे करना है, इन चीज़ों को बेटा देखना है आपने। ठीक है, ये मेरे से इतनी बोर्ड पे सही लाइन नहीं ड्रॉ हो रही, लेकिन आप लोग जो है वो पेजेस पे अच्छी लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में मेन जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, आप जो आपको अच्छी तरह आता है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है तो आपके क्वेश्चन पेपर पे है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ये आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने अपनी नंबरिंग नहीं देनी, आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है आपने वो लिखना होगा बेटा। आपके क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और ए पार्ट में आपसे पूछा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप उसकी मेन हेडिंग देंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने मेन हेडिंग दे दी, इसको अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसकी हेडिंग देंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में बेटा जो स्टेटमेंट है वो आप निचली लाइन में लिख लीजिए स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट में आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम for an isolated system the momentum of two or more than two interacting bodies remains constant ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई बेटा। फिर जब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे तो आपने निचली लाइन में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मार्कर से दीजिए। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आपने दे दी ना बेटा, जब तो आपने फौरन से लिखना है
लाइंस मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो इसलिए मैं पहले लाइन लगा लेती हूँ, क्योंकि आपके पास तो जो पेजेस होंगे उस पर लाइन ऑलरेडी होंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दीजिए। और आपने फिर जहाँ लिखना है ना कंसीडर टू स्फीयर्स, इसे निचली लाइन में लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। टू बॉडीज या टू स्फीयर्स या टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses m1 एंड m2। ये m1 एंड m2 आप मार्कर से भी लिख सकते हैं बेटा। जहाँ आपने कंसीडर करवाया ना तो वहीं आपने सामने डायग्राम ड्रॉ करनी है। दिस इज़ द m1 बॉडी, दिस इज़ द m2 बॉडी, इट मूव्स विद u1 वेलोसिटीज, इट मूव्स विद u2 वेलोसिटीज। ये पूरा पैराग्राफ बेटा आपने इसी, यानी आपकी स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन आई है तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर ये है बिफोर कोलोन, यहाँ हेडिंग दे दीजिए, ये है बिफोर कोलोन। फिर उसके बाद कोलोन दिखा दीजिए दोनों की, m1 एंड m2, और यहाँ पे कोलोन हो गई है तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए कोलोन की। और फिर नीचे डायग्राम ड्रॉ कीजिए बेटा आफ्टर कोलोन की। उसमें इनकी वेलोसिटीज चेंज कर दीजिए, ये m1, ये m2, दिस मूव्स विद v1 वेलोसिटी एंड इट मूव्स विद v2 वेलोसिटी। ये डायग्राम मस्ट होगी बेटा जब आपने लिखा ना कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, तो जब आपने कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स लिख दिया इसको विजुअलाइज कराना सामने लाजमी है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ लिखा, इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर दी और ये डायग्राम जो यहाँ ड्रॉ करनी थी वो आपने पूरे टॉपिक के एंड पे ड्रॉ कर देते हो। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वो डायग्राम कंसीडर नहीं होगी, उसके मार्क्स भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जहाँ आप एग्जामिनर को विजुअलाइज कराते हो, जहाँ आप कंसीडर लिखते हो, उसके बिल्कुल सामने आपने पेज के राइट साइड पे आपने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हो तो राइट साइड पे आपने इस स्पेस में आपने ड्रॉ कर देनी। अगर आपको लगता है कि आपकी ये पैराग्राफ जो है इसके साथ मिल जाएगा तो फिर आप बीच में लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये मेरी डायग्राम की पार्टीशन है और अब मैंने जो लिखना है जो है वो मैं इस साइड पे लिखूँगी। ठीक है, आप पूरा एक बॉक्स भी बना सकते हैं इसको इस साइड पे कि ये मेरी डायग्राम है। अब आप जो लिखोगे यहाँ लिखो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses m1 एंड m2 मूविंग विद u1 एंड u2 वेलोसिटीज। ठीक है, आगे जो आपने लर्न किया वो साथ साथ लिखते जाओगे, फिर साथ साथ डेरिवेशन करोगे। इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम कहाँ बनानी है ये मैंने आपको बता दिया बेटा। जहाँ कंसीडर विजुलाइज कराते हैं वहाँ सामने बनानी होती है, टॉपिक के एंड पे आपने नहीं बनानी होती। जहाँ आपने पूरा टॉपिक बेटा लिख दिया, जहाँ आपने इसकी डेरिवेशन कर दी है, डेरिवेशन के रिजल्ट्स लिखना लाजमी होता है कि आपने क्या चीज़ डिराइव किया और यहाँ जो फार्मूला है वो किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो एंड पे आप उसको समराइज़ कर दिया करें कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट की है उसमें जो फार्मूला आपने डिराइव कर दिया है ये फार्मूला किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और किन चीज़ों, इस फार्मूला की मदद से हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये फार्मूला जो है इसमें ये फैक्टर जो है ये जो डिराइव किया गया है वो किन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम इंक्रीज़ करने से इस मेन जो है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर किस किस्म का अफेक्ट होता है, इन चीज़ों को आप डिस्कस कर दिया करें। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अब मैं न्यूमेरिकल की बात करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर ए था, अब आपने न्यूमेरिकल करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि ए थ्योरेटिकल होता है और बी न्यूमेरिकल होता है बेटा। इसके 4 मार्क्स हैं और न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स होते हैं। तो कुछ बच्चे न्यूमेरिकल को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप उसकी हेडिंग के साथ काम किया करें, क्योंकि बेटा उसमें भी बोर्ड वालों ने पार्टीशन की होती है कि 5 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। गिवन डाटा का मार्क्स है, फिर फार्मूला लिखने का मार्क्स होता है, फिर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और सोल्यूशन के स्टेप्स होते हैं, उन सोल्यूशन स्टेप्स के 2 मार्क्स होते हैं। फिर बेटा जब आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हो ना
तो रिज़ल्ट का भी मार्क्स होता है एक, जब आपने जो चीज़ फाइंड आउट की है उसमें रिजल्ट विद यूनिट लिखने का भी 1 मार्क्स होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी पार्ट है न्यूमेरिकल, तो उसमें पहली हेडिंग बेटा आपके पास आएगी गिवन डाटा की। इस गिवन डाटा को भी अपनी मार्कर से बेटा डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब गिवन डाटा में फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स गिवन है, मैथ्स है जी 10 kg, एक्सेलेरेशन गिवन है, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी है। फाइंड क्या करना है जी, फोर्स फाइंड आउट करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप फोर्स की हेडिंग देंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद फॉर्मूला की हेडिंग दे दीजिए, फॉर्मूला की हेडिंग देनी है तो दे दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली सोल्यूशन की हेडिंग दे के आप फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज़ लिख सकते हैं बेटा। फॉर्मूला में लिख रही हूँ F = ma, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखिए। जब आप सोल्यूशन लिखोगे बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैथ्स है जी 10 kg, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल। ये आपका आ गया बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आप रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। जो चीज़ आपने फाइंड आउट की है तो आप उसको वर्डिंग में लिख देंगे, हैंस फोर्स रिक्वायर्ड, या जो चीज़ आपको पूछी गई है क्वेश्चन में आप उसी से सेंटेंस बना लीजिएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 20 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने जो न्यूमेरिकल आपको आए उसकी हेडिंग देनी है, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन एंड रिजल्ट। तो रिजल्ट को एंड पे आपने विद यूनिट जो है वर्डिंग में लिख देना है। तो इस तरह से लिखोगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। अगर आपने इनकी यूनिट नहीं लिखी, एंड पे यूनिट नहीं लिखी, यहाँ भी नंबर कट जाएगा आपका, यहाँ भी नंबर कट जाएगा। तो इसलिए 5 में से हो सकता है कोई एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे, कोई 3.5 देगा, तो वो फिर आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 5 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो उसको हेडिंग के साथ लिखिए। एंड पे जो रिज़ल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है उसकी यूनिट लिखना मस्ट है। तो यहाँ तक लिखोगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो इस तरह से बेटा आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना होता है। इंशाल्लाह आपकी फ़र्स्ट टर्म होगी तो ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी अगर आप इन सबको फॉलो अप करोगे। तो ये थी बेटा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, हाउ टू लर्न फिज़िक्स के बारे में मैंने आज आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। इसको फॉलो अप कीजिए, इसको प्रैक्टिस में चीज़ें लेके आइए, तो इंशाल्लाह जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो कमेंट सेक्शन में वो बता दें, ताकि मैं अब रिवीजन में उन टॉपिक्स को मज़ीद कवर अप कर सकूं। और दूसरी बात ये कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है ना, या जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होता है, तो उसको मैं लेक्चर्स में ज़्यादा डिटेल के साथ काम करवा दूँगी। तो अदरवाइज़ आप लोगों को पता है जब रिवीजन होती है तो फिर हम एक एक टॉपिक नहीं, थोड़ा ज़्यादा काम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन स्टार्ट होगी। अपना ख्याल रखिए और रिवीजन साथ साथ कीजिए ताकि आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो। जब लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकोगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।